आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स से ज्यादा अब कहीं बाहरी प्रयास दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हुई उससे लगभग अब हर भारतीय जो भी मीडिया से कनेक्टेड रहा, सूचनाओं से जुड़ा रहा, उन्हें यह जानकारी है कि बांग्लादेश में जो वो हुआ, जो घटना घटी, वो एक दिन का प्रयास नहीं था, एक लंबे समय से संगठित तरीके से हुई घटना थी जो एक दिन प्रवोक होकर सामने आ गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाएं घटी उनमें भारत और बांग्लादेश के संबंधों की मजबूती भी साथ साथ दिखाई दी, लेकिन यह भी दिखाई दिया कि बांग्लादेश में होने वाली घटना के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी कनेक्शन है। और ये एक बात तब ज्यादा मायने रखती है जब किसी देश की इलेक्टेड नेता शेख हसीना अपने बयानों में यह कहती हुई पाई जाती हैं कि मेरे साथ किसी सफेद व्यक्ति ने यह बयान देकर कहा है कि या तो हमें एक आइलैंड दे दो, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। ये सुर्खियां काफी बड़ी बनी थी और हमने इस पर सेशन भी किया था कि बांग्लादेश में जो संकट घटा उसके ऊपर अमेरिकी कनेक्शन क्या है। संभवतः आप सभी साथियों को यह जानकारी अब तक है। आज हम इस बात को क्यों कर रहे हैं? वो सफेद व्यक्ति जिसकी चर्चा थी उसका नाम डोनाल्ड लू था। पीएम शेख हसीना ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि ये हमसे कहते हैं कि यदि सत्ता में बने रहना चाहती हो तो हम एक आइलैंड दे दो ताकि हम वहां पर अपना एयरबेस बना ले, नहीं तो फिर तुम रवाना। चलो कोई बात नहीं। यही बात कहते हुए इमरान खान भी निकल गए, जेल में डले हुए हैं। इन्होंने भी इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी सरकार गिराई। मल्टीपल टाइम मैं आपको अब तक ये सब बातें रिवाइज करा चुका हूं, है ना। भारत के पड़ोसियों के पास में बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और मालदीव्स के केस में भी डोनाल्ड लू का नाम निकल कर आया, श्रीलंका के केस में भी नाम निकल कर आया, नेपाल के केस में भी निकल कर आया। भारत के केस में यह नाम कैसे है और क्यों है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। असल मायने में जब से भारत में ये तीसरी बार मोदी सरकार जो बनकर आई है, जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जब तक स्पष्ट बहुमत था विदेश नीति में भारत सरकार बड़ी आक्रामक थी। विदेश नीति हो या फिर भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स हो, उन दोनों ही मामलों के अंदर चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, चूंकि स्पष्ट जनादेश था, बहुमत साथ था, तो कोई भी निर्णय किसी भी फ्रंट पर लेते समय सरकार किसी प्रकार का कोई भी एक प्रकार से समझिए तो डर का भाव नहीं रखती थी। एकदम हाँ, हमने ये फैसला ले लिया तो ले लिया, हमने रशिया के साथ तेल लेना है तो लेना है, हमको इस देश के बारे में ये बोलना है बोलना है, क्वाड के बारे में नहीं बोलना है नहीं बोलना है, चाइना के बारे में स्टैंड स्पष्ट है, अमेरिका के साथ मित्रता इतनी होगी, यूक्रेन के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, तमाम बातें हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन तीसरी बार जब मोदी सरकार बनकर आई, इस बार सरकार गठबंधन की थी और वो सारे गठबंधन कई प्रकार के समीकरणों से चलते आ रहे थे। ऐसे में हाल ही के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जिन्हें देखकर ये कयास लगाने वाले कमेंट्री कर रहे हैं कि अमेरिका भारत में भी कुछ वैसी ही परिस्थितियां क्रिएट करना चाह रहा है जो पड़ोसियों में की। अब वो कैसे लोग तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या जानकारियां हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूं। देखो, मैंने आज से 4 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में राग अलापता था, केंद्र सरकार ने 2019 में जो धारा 370 हटाई थी, उसके बाद में वापस वहां पर इलेक्शन कराने का प्रॉमिस किया था और वो इलेक्शन की डेट भी बाकायदा डिक्लेयर हो गई थी। हमने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे। इवन गृह मंत्री ने यह तक कहा था स्थितियां सामान्य होते हुए हम वहां पर वापस स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे, यानी उसे वापस एक पूर्ण राज्य भी बनाएंगे, जो फिलहाल एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके साथ साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह वो दौर था जिस समय हमने किसी की नहीं सुनी थी। किसी की नहीं सुनी थी से मतलब है 2019 में यह फैसला लिया गया, केंद्र ने फैसला लिया, हमने ये चिंता ही नहीं करी कि पाकिस्तान जाकर अपने पापा के पास रोएगा कि साहब देखो इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन अब चूंकि घटनाएं भारतीय राजनीति में भी बदली, ऐसे में अब हालात देखिए क्या हो रहे हैं। कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने इन इलेक्शंस में, जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होने वाले हैं, इनमें 2 बड़ी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में डाला। कौन कौन सी मांगे थी? एक, कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करवाएगी अगर वो सत्ता में आती है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस जीतकर आती है। पहला तो मैनिफेस्टो के अंदर ये पॉइंट डाला। दूसरा ये डाला कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करेंगे। ये 2 बड़े मुद्दे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिए। पाकिस्तान के साथ वार्ता को लेकर के भारत का स्पष्ट मत है, यानी केंद्र सरकार का स्पष्ट मत है कि भैया जब तक आतंकवाद है, जब तक हम लोग टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते, और इसी रुख को अपनाते हुए हमारी पाकिस्तान के बारे में कोई नीति नहीं है। ठीक है, हम चर्चा ही नहीं करते, उसके बारे में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अब ये मैनिफेस्टो आता है इलेक्शन की डेट डिक्लेरेशन के साथ साथ,
इसके तुरंत बाद अब आप क्या घटनाक्रम देखते हैं जिसकी वजह से सब तरह सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि अमेरिका की तरफ से यूएस डिप्लोमेट्स इनसे मिलने जाते हैं। किनसे? उमर अब्दुल्ला से। ये सुर्खी देखें, यूएस डिप्लोमेट मीट उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कॉल फॉर री लुकिंग एट ट्रैवल एडवाइजरीज फॉर जम्मू कश्मीर। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला उनसे कहते हैं कि सर, आपने जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है इसे हटाइए ताकि लोग यहां पर घूमने आ सकें। ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। यहां पर आप खबर देखते हैं कि रिसीव्ड यूएस डिप्लोमेट्स एट गुपकार, गुपकार बोले तो अब्दुल्ला परिवार का घर, हु कॉल्ड ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला। द डेलीगेशन इंक्लूड मिनिस्टर काउंसलर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर ग्रेहम मेयर, फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एपेलेथर, जो भी नाम है इनका, एंड पॉलिटिकल काउंसलर अभिराम। ये लोग आपको यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में यूएस डिप्लोमेट का आना आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान की, ये देखिए, ये यूएस डिप्लोमेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें इनके जाते हुए और बाद में बातचीत करते हुए कि आपके सामने है। प्रश्न ये नहीं कि विदेशी डिप्लोमेट्स जाएं और जाकर के वहां पर हमारे जम्मू कश्मीर को बढ़िया से देखें, राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात करें, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता से मिलना, और राजनेता से ऐसे समय पर मिलना जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई हो और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह डाला हो कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम पाकिस्तान से वार्ता शुरू करवाएंगे। अच्छा, आप अच्छे से यह जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से इस घड़ी की फिराक में बैठा है कि भारत के साथ फिर से वार्ता कब शुरू हो, कब से इन्हें वापस इनकी पॉलिसीज को थोड़ा नरम करते हुए देखें। अमेरिका के ही इस समय सानिध्य में जीने लग चुका है पाकिस्तान। ऐसे में कश्मीर के अंदर कोई राजनीतिक दल जो इस तरह की विचारधारा रख रहा हो, ओपनली जिसने इस तरह की बातचीत की हो, केंद्र सरकार के फैसले हैं ये कि वो किस देश के साथ क्या संबंध रखे, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स केंद्रीय सूची का विषय है। ऐसे में अमेरिकी डेलीगेट्स आकर उनसे मिलकर चले जाते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर घमासान मच जाता है। लोग लिख करके सवाल करने शुरू होते हैं कि जागिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा देश इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुई हैं। यानी सीधे सीधे खुलेआम जाकर के ये लोग मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में दो तरह के प्रश्न आएंगे। पहला, क्या यह घटना पहली बार है हमारे देश में कि इस तरह से पॉलिटिकल डेलीगेशन से मिला जाता है? नहीं, ऐसा अक्सर दुनिया भर के राजनेता करते हैं। उदाहरण के लिए अभी जयशंकर साहब जब मालदीव्स गए थे तो मालदीव्स में मुइज्जू से भी मिले थे, वहां के राष्ट्रपति से भी मिले थे, तो अपोजिशन के लीडर्स से भी मिले थे। यानी कि जब किसी ऑफिशियल विजिट पर आप गए तो ऐसा होता है, जब कोई विदेशी डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो सरकार से भी मिलता है और अपोजिशन में भी जो पार्टियां हैं उनके साथ भी वार्ता करता है। लेकिन यहां पर 20 से अधिक पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हैं। ऐसे में इलेक्शन के समय पर आपका किसी एक पार्टी के साथ मिलकर चले जाना यह बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। यानी कि एक तरह से यह कहा जाए कि क्या अमेरिका चुनावों को प्रभावित कर रहा है क्या, कि यहां की जनता को यह लगने लगे कि देखो अमेरिका के पास खुफिया एजेंसी है सीआईए को यह सूचना मिल चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार बनने वाली है, और ऐसे में अमेरिका उनके साथ क्या वार्ता कर सकता है, चलो उनसे वार्ता कर लेते हैं, उनके साथ बढ़िया रिलेशन बना लेते हैं। मुद्दा इस बात पर निकल रहा है। मुद्दा यह कतई नहीं कि अमेरिका हमारे देश के राजनेताओं से मिलते हैं। दुनिया भर के राजनेता दूसरे देश के राजनेताओं से, तमाम पार्टी के राजनेताओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब बहुत सारी पार्टी हो तो अपोजिशन के अंदर या फिर वहां की राजनीतिक पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी हो सकता था जिनसे यहां पर सरकारी तरीके से मुलाकात होती। लेकिन अमेरिका की इस मुलाकात से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि आखिर हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है तो क्या सरकार कमजोर है, सरकार किसी फैसले से डरी हुई है कि नहीं अमेरिका के सामने अगर मना किया तो पता नहीं वो क्या कर देगा। अच्छा, इस बारे में भी सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि जो भारत सरकार रशिया यूक्रेन के 2.5 साल के युद्ध में एक बार भी यूक्रेन के बारे में कोई विचार, कोई सकारात्मक बयान या फिर उनके बारे में कि भाई उनके पास जाएंगे, ऐसा कोई विचार नहीं रख रही थी, लेकिन जब तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनकर आई, जब जनता ने स्पष्ट जनादेश उन्हें नहीं दिया, तो वो क्या अमेरिका के डर में ही यूक्रेन गए थे क्या, कि अमेरिका ने उन्हें प्रभावित कर दिया?
कि भैया देखो अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। ये बड़ा ही मतलब, हालांकि स्पष्ट तरीके से सामने आने वाली तो ना तो विदेश मंत्री आकर बयान देंगे ना ही अमेरिका आकर बयान देगा, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज चैनल्स का दौर है, इस समय में आपको सूचनाएं पता चल जाती हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सोच पा रहे हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। एक और पैरेलल घटना यहां पर घटित होती है और वो क्या है, खैर इससे पहले मैं एक जानकारी और दे दूं। यहां पर जो जानकारी निकल कर आई कि उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी डेलीगेट से ये कहा है कि साहब कश्मीर घूमो, बढ़िया कश्मीर हो रहा है, और ऐसे में आप और फॉरेन डेलीगेट्स को भी बोलिए कि वो कश्मीर घूमने आए। कश्मीर को लेकर के जो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी है कि यहां पर बड़ी अशांति है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लोगों को यहां पर भेजें। ये एक सकारात्मक मंतव्य है जो निकल कर बाहर आया, जो निकल कर मीडिया में आया वो ये है कि यहां पर उमर अब्दुल्ला जी ने उनसे ये कहा कि सर आप यहां पर लोगों को घूमने भेजें, अपने अमेरिकन नेशनल्स जो हैं उन्हें इस यूनियन टेरिटरी में घूमने के लिए जो आपने मना किया हुआ है उन्हें यहां पर भेजिए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी शांति है। ऐसी न्यूज निकल कर आई है। बिकॉज क्यों? क्योंकि असल में ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी जुलाई 2024 में, जब यहां पर बहुत सारे आतंकी हमलों की सूचनाएं निकल रही थी। आपको मालूम होगा जम्मू के अंदर किस तरह की आतंकी घटनाएं बैक टू बैक रिकॉर्ड की गई थी। उस दौरान अमेरिका के द्वारा एडवाइजरी इस क्षेत्र को लेकर जारी की हुई थी। इस पर उमर अब्दुल्ला जी ने इनसे यह कहा। अच्छा, भारत आफ्टर ऑल इस तरह की चीजें होते हुए देख रहा है। ऐसे समय पर जब कश्मीर में आतंकवाद पनपा है, रिसेंटली जम्मू क्षेत्र काफी सेंसिटाइज हुआ है, और भी कुछ चीजें यहां पर मीडिया में तैर रही हैं। अब उनकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से जो चर्चित अखबार हैं उनमें से एक लिखता है, और अगस्त 25 की खबर है कि अमेरिकी दूतावास ने जब किसान नेताओं को चाय पर बुलाया। अब अगस्त 25 की यह खबर एक और मीडिया आउटलेट के द्वारा ली गई, जिसमें यह लिखा गया कि व्हेन द यूएस एम्बेसी इनवाइटेड फार्मर लीडर्स फॉर टी, पार्लियामेंटेरियन करके कोई न्यूज चैनल है इसने। अब इसको इसके अलावा हमने कहीं और नहीं देखा। हमारे सेशंस में हम जो भी खबर लेकर आपके साथ साझा करते हैं वो जनरली किसी ना किसी न्यूज चैनल में आई हुई खबर होती है, क्योंकि हम कोई मीडिया हाउस तो है नहीं, एनालिसिस का काम कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चल क्या रहा है साहब। ऐसे में ये वाली जो घटना है पंजाब केसरी और पार्लियामेंटेरियन, अगर इस घटना को आप ध्यान से देखें तो अमेरिकी दूतावास ने जब किसान नेताओं को चाय पर बुलाया, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको एक घटना याद आएगी, और वो घटना ये थी कि भारत के अंदर जो किसान आंदोलन के नेता रहे, अभी टिकैत साहब का एक बयान एबीपी न्यूज पे संभवतः वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात तो हमारे यहां एनी टाइम है, क्योंकि हमारे यहां पर भी सरकार से नाराज जनता तो बैठी है। ये तो पिछली बार ही गलती हो गई हमसे, जो हमारे किसान लाल किले पर जाने की जगह संसद नहीं गए, वो तो किसी ने उनको बरगला दिया। अगर हमारे किसान पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ उसी समय अगर संसद पर चले गए होते तो ये सरकार तो जाने कब की चली गई होती। इसका मतलब यह है कि ऐसे में अगर इस खबर के अंदर कोई सत्यता है कि यूएस एम्बेसी इनवाइट करती है फार्मर लीडर्स को, और फार्मर लीडर्स इस खबर में लिखा है कि यहां पर ये किसान जो पहुंचे वो एमएसपी जैसे मुद्दों पर, लोन वेवर जैसे मुद्दों पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स से बात करते हैं। देखिए अगेन, मुझे तो 1% भी इस बात पर बिलीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं दिया इन दो न्यूज चैनल्स के अलावा। लेकिन अगर इसमें रत्ती भर भी सत्यता है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? भाई हमारे देश का मामला है, हम निपटेंगे। हमारे देश के राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, भारत के अंदर किसान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लेबर इंटेंसिव फील्ड है हमारा, प्राइमरी सेक्टर मुख्यतः किसानों से गवर्न है, अन्नदाता हैं हमारे। अगर उनकी कोई परेशानी है तो हमारी सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष, स्टेट गवर्नमेंट्स ये निपटेंगी ना। अमेरिकन डेलीगेट्स उन्हें बुलाकर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या आप लोग हमारे आंतरिक मुद्दों पर इंटरफेरेंस दे रहे हो क्या? अगर यह सत्य है तो यह गंभीर चिंता की बात है। ऐसी ही लोगों ने एक खबर और ढूंढ निकाली, और वो खबर क्या थी कि यूएस काउंसिल जनरल जो हैं वो एआईएम चीफ जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मिलती हुई तस्वीर दिखाते हैं। 13 अगस्त को ओवैसी साहब से यूएस के काउंसिल जनरल मिलती हैं, उनकी तस्वीर आती है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि साहब ये हो क्या रहा है। मतलब अगेन मैं यहां पर याद दिला दूं कि किसी भी पक्ष के लीडर से मिलना
किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक खुली और स्वस्थ परंपरा है, लेकिन सामान्यतया वो उन लाइन और लेंथ्स पर रखी जाती है जिसमें देश को भी ये लगे कि हमारे जनादेश को सुना जा रहा है। अगर भारत के विदेश मंत्री मालदीव्स जाते हैं तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हैं, तो सारे अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन के जो मुख्य नेता हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं एज ए होल, ये नहीं कि तुम मेरी पसंद की पार्टी हो। इस तस्वीर के भी बहुत सारे मायने लोग निकाल रहे हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि भारत के इलेक्शंस के बाद, और इलेक्शंस में भी जिस तरह का माहौल रहा, और उस माहौल के बाद जो पहले बहुमत की सरकार थी उसे स्पष्ट बहुमत की जगह गठबंधन की सरकार बनाकर क्या अमेरिका ही कमजोर करने का प्रयास कर रहा है? क्या अमेरिका की ही यह मंशा है कि देश के अंदर अस्थिरता आए? और अस्थिरता क्यों आए, इसके पीछे काफी सारे मायने अमेरिकी वर्चस्व से जुड़े हैं। और यह आपको भी बेहतर तरीके से समझ में अब आता है कि चूंकि अमेरिका के हितों को भारत ने जब रशिया यूक्रेन चला तब पूरी तरह किनारे रखा कि देखो आपका इंटरफेरेंस हम उतना ही मानेंगे जितना हमारे काम का है। आप ऐसे समझें कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में भारत के केस में जब बहुमत की सरकार थी तब एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया था, और वो क्या था? पाकिस्तान ने रशिया के साथ मित्रता का जब हाथ बढ़ाया, इमरान खान ने जब रशिया के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया सस्ते तेल और अनाज के लिए, तो इमरान खान को जेल जाना पड़ा, अपनी पार्टी पूरी तरह बर्बाद, मतलब उसके चिन्ह तक खत्म कर दिए, पार्टी तक खत्म कर दी, और दूसरी नेताओं की सरकार वहां बैठा दी। भारत के केस में क्योंकि स्पष्ट जनादेश एक पार्टी के साथ था, तो भारत की राजनीतिक पार्टी उस समय यह फैसला कर पा रही थी कि नहीं, भारत के हित में है सस्ता तेल लेना, भारत के हित में सस्ता तेल है, इससे ही भारत की इकोनॉमी नहीं गड़बड़ाएगी। जेलेंस्की के उस समय जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने, अमेरिका ने हम पर खूब प्रेशर यह क्रिएट किया था कि आप तेल ना खरीदें इनसे, क्योंकि आप जब तेल खरीदते हैं तो उससे रशिया हम पर वेपन प्रयोग करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या इस बात में सत्यता है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मोदी जी अभी जब जेलेंस्की से मिलकर आए, जेलेंस्की जी मोदी जी से मिलने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप शांति चाहते हो तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप तेल खरीदते हो, उस तेल के चलते ही ये लोग आगे चलकर हम पर वेपन बरसाते हैं, हम पर गोले डालते हैं। मतलब अमेरिकी मंशा जेलेंस्की के मुंह से पब्लिकली निकलकर भी आई जब उन्होंने ये कहा कि आप तेल खरीदना बंद कर दो, तेल खरीदना बंद कर दो, रशिया युद्ध करना बंद कर देगा। मतलब भारत पर इस लेवल का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आप सोचिए, जहां इलेक्शन से पहले भारत पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पीस समिट के अंदर जाना ही इनकार कर दिया था कि भाई हम लोग इस तरह की चीजों में नहीं जाएंगे, हमारा पक्ष स्पष्ट है, रशिया हमारा मित्र है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जेलेंस्की उल्टा भारत से कहे हैं कि सर इस बार पीस समिट आप बुलाइए, रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कराने का कार्य आप कीजिए। ये अभी की यात्रा की बातें मैं दिखाऊंगा आपको आगे। ऐसे में अब चूंकि भारत के अंदर चुनाव, स्टेट्स में तो एनी टाइम भाई हमारे देश के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो अमेरिका की मंशा है क्या? अमेरिका भारत के रशिया के प्रति झुकाव और अपनी तरफ भारत को खींचने के प्रयास में हम पर किस तरह के असर डाल रहा है, ये हम लोगों ने बहुत बखूबी देखा। भारत की प्रधानमंत्री की ये जो दुर्लभ तस्वीर आपको दिख रही है, जो युद्ध के 2.5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दी, वो इस समय आना बहुत सारे प्रकार के उन तस्वीरों को दिखाता है कि नहीं, ये खुशी वाली तस्वीर तो नहीं है। मतलब ये वो चीज तो नहीं है कि भारत को अब मजा आ रहा होगा कि चलो हाँ भाई जेलेंस्की हम तुम्हारे साथ भी गले मिल रहे हैं। नहीं, वो डोनाल्ड लू का वो बयान जब जाकर के वो यूएस में देता है, कहता है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को रशिया जाने से खूब रोका, लेकिन हम कामयाब भी हुए इस चीज में कि हमने उनसे कहा कि कोई एग्रीमेंट मत करिए आना, और वो एग्रीमेंट नहीं करके आए। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, 20 घंटे ट्रेन में सफर करके 7 घंटे की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारत सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिकी प्रभाव को और अमेरिकी इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से समझ रही हो कि यार तुम ना इस चीज को बिगाड़ने का प्रयास करोगे, अभी समय है कि हाँ हम तुम्हारा ये सारा की सारा जो हथकंडा है इसको समझते हुए शांति बनाकर चलते रहें। ये भारत के साथ आज नहीं, लंबे समय से होता रहा है। अगर आप भारत की जियोपॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेके आजादी से आज तक हम पर या तो यूएसएसआर ने या यूएसए ने इतना प्रभाव रखा है कि हम
इंडिपेंडेंटली हम भले ही सुपर पावर बनने की बात करते हो, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला ले नहीं पाए, प्रभावित हुए ही हैं हमारे फैसले। ऐसे में यह तस्वीर बहुत से लोगों को अंदर से आत्मावलोकन के लिए विवश करती है कि क्या भारत को इस प्रकार की जो सरकार देखने की मिली वो सरकार लाचार है क्या। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जाना, अमेरिका के डेलीगेट्स का सीधा सीधा कश्मीर में होना, फार्मर लीडर्स से मिलना, फार्मर लीडर्स वाली न्यूज़ चूंकि मुझे 2 ही जगह दिखी है, ज़्यादा जगह नहीं दिखी है, मैं इसकी सत्यता फिर से कहूँगा कि आप पुष्ट करें, लेकिन हाँ इस तरह की घटनाओं का होना चिंता तो डालता ही है, क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना भी यही कहती रह गई थी और अब हम लोग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कहीं भारत में करने की तैयारी हो और भारत सरकार समझ करके कि यार मत बिगाड़ देना चीज़ों को, ऐसे में इनके दबाव में आकर कुछ फैसले कर रही हो, ये चिंता की बात है। और ऐसे में अगर मतलब जेलेंस्की का ये बयान कि अगर आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो आप तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों ने तेल इतना खरीदा कि आप चाइना को पीछे पछाड़ दिए और आप लोग रशिया के टॉप ऑयल इंपोर्टर बन गए हैं। खैर, ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से फिर से स्पष्ट किया है कि हम रशिया से तेल खरीदते ही इसलिए हैं ताकि दुनिया को तेल सस्ता मिल सके। अगर हम लोग भी तेल महंगा खरीदने लग जाएंगे तो दुनिया भर में तेल के भाव बढ़ जाएंगे और बढ़े हुए तेल के भाव ग्लोबल प्राइसेस के साथ साथ बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। खैर, जियोपॉलिटिक्स की इसी समझ के साथ अगर आपको और कोई जानकारी मिलती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट करें, और आपको कोई और बात समझनी हो तो अपनी राय जरूर रखें। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अपना राय जरूर साझा करें, सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर अपने लिए जो भी कंफर्टेबल कोर्स हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच हो, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और RAS फाउंडेशन बैच जो हमारा है उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में। हमारी वेबसाइट भी उपलब्ध है, वेबसाइट पर हमारे तमाम प्रकार के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारा हैंड रिटन नोट्स मटेरियल उपलब्ध है, उसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं, बेहतरीन हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है।